Good evening to everyone. Good evening to all the dignitaries on the dais. It's a pleasure to have. ऐसा लग रहा है 5 पांडव बैठे हैं आज. संदीप जी ने एक वीडियो प्ले करवाया था एक सीरीज़ का, वेब सीरीज़ का. सो आई एम होपफुल ऑल आर क्लियर. मार्केट से इंस्पायर होना है, उस स्कैम से इंस्पायर नहीं होना है. एंड ये जो वीडियो था ये इंस्पिरेशनल था. जो हम एस्पायर करते हैं कि हम भी इस तरह से कुछ धमाकेदार कमाई करेंगे मार्केट से. बट एक छोटा सा वीडियो सर मैं भी प्ले करूंगा जो रियलिटी हमारे साथ होती है, विद योर परमिशन. तो वो नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया. जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया. मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया. जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया. मुझे लगा इस बार दोबारा नीचे आएगा तो मैंने नहीं लिया, लेकिन वो ऊपर ही जाता रहा तो मैंने ले लिया. जैसे ही लिया वो नीचे चला गया. मुझे लगा इस बार तो पक्का ऊपर जाएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन हुआ उल्टा. वो और नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया. जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो वो नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया. जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया. मुझे लगा दोबारा. सर दिस गोज ऑन एंड ऑन. इसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है सर. So I would begin with you, sir. How do we change the psychology or how do we correct this? सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है बैटिंग करने के लिए. एक विकेट भी जाएगा तो भी पीछे रन तो ज़रूर बनेंगे. सो थैंक यू. ये एक्चुअल फैक्ट है कि जैसे मैंने हर्षद का जो वीडियो प्ले किया कि हम लोग टाइम फ्रेम पे कोई काम करते नहीं है. वी थिंक अबाउट इंट्राडे, we think about long term and we trade intraday. We think about position and we square off on a daily basis. तो हमारा खुद के साथ ही कोई नाता नहीं है. And that's the reason we never get returns. ये जो returns है ना, जो बोल रहे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एग्जिट कर देते हैं, री एंटर करते हैं. So हम क्या सोच रहे हैं कि what I am doing is right without understanding what the market wants to say. सो मार्केट कभी आपको ये नहीं बोलता है कि यहाँ एग्जिट करना, यहाँ एंटर करना है. मार्केट लेवल्स बनाता है बेस्ड ऑन सर्टन टेक्निकल पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन सर्टन फंडामेंटल पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन सर्टन पोजीशंस इन द मार्केट. बट वी डू नॉट वांट टू लर्न एंड देन वी वांट टू अर्न. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा राज है. जब तक लर्निंग नहीं आएगी तब तक अर्निंग नहीं आएगी. सो आई थिंक ये बहुत आई ऑल्सो रिप्रेजेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. मैं वहाँ ट्रेनर हूँ. मैं इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ. मुंबई फ्रेंचाइज मैं रन करता हूँ. सो मैं सभी को आमंत्रित करूँगा कि एक बार हमारा सेशन अटेंड करिए. एंड लर्निंग आएगी तो ऑटोमेटिक अर्निंग आनी है. थैंक यू. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग आते हैं तभी बोल के अच्छा लगता है. अब इस वीडियो के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ. स्टार्ट में ही कहा कि पांडव बैठे ऐसा लग रहा है, तो इन्होंने बात करी महाभारत की. तो चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या कोई भी राजा हो अपने देश का, या पिछले 100 सालों या कितने सालों तक, हर एक को एक एडवाइज़र और एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है. इस वीडियो में उसने जो भी कुछ किया मैंने किया, चोट खाता रहा तो भी मैंने किया. तो अगर आपके पास सही एडवाइज़र, सही गुरु होगा तो फिर ये ऊपर नीचे वाला झमेला नहीं होगा. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें. जब कोई चीज़ खुद से नहीं हो रही है, दैट मीन्स वी आर नॉट एन एक्सपर्ट. जनरली जो गलतियाँ होती है, जो मैंने पिछले 15-20 सालों में देखी है, कि लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन कोई सिखाने वाला मिलता नहीं है, या वो सिखाने वाले के साथ ज़्यादा टाइम तक जुड़ नहीं पाते. तो जब तक आप लोगों को एक परफेक्ट गुरु, एक परफेक्ट मार्गदर्शक, एक परफेक्ट एडवाइज़र नहीं मिलेगा, तब तक पैसा बनाना बहुत टफ है. तो ये जो गलती इसने वीडियो में की, अगर ये नहीं करना चाहते तो वी शुड ऑलवेज हैव ए गुरु इन आवर लाइफ. जैसा कि आपने बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. देखो, अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो होती है ये सब दिग्गजों का खेल है. और वो दिग्गजों में हम लोग रिटेलर्स चाहते हैं कि हम एंटर हो जाए और दिग्गजों से आगे बढ़ जाए. वो पॉसिबल ना था, ना हो पाएगा. बट उसका एक छोटा सॉल्यूशन, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि हम लोग 2 वर्ड्स थोड़ा सीख लें. मैं सब कुछ सीखने के नहीं बोल रहा हूँ. 2 वर्ड. एक वर्ड होता है सपोर्ट और दूसरा वर्ड होता है रेजिस्टेंस. मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं. आप ये 2 वर्ड इजीली एक संडे के दिन 4 घंटा कहीं भी
थोड़े से भी नॉलेजेबल कंटेंट पर स्पेंड कर दो। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सपोर्ट सीखो और रेजिस्टेंस सीखो और उसके बाद उसको फिर से ये चीज इंप्लीमेंट करना शुरू करो। सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स होके फिर से नीचे जाती है। हम रिटेलर्स गलती करते हैं, जब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होके नीचे आती रहती है हम लोग तब बाय करते हैं, और हम लोग बाय करते हैं और फिर बोलते हैं स्टॉक गिर के नीचे आ गया, और फिर हम लोग बोलते हैं मैं जो बाय करता हूं वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है तब बाय कर रहे हो। आपको बाय करना है जब सपोर्ट से रिवर्स होके ऊपर जाए। अगेन, जब सपोर्ट से रिवर्स होके ऊपर जाता है, उसी तरीके से जब सपोर्ट टूटता है, सपोज ऊपर से ये बल्ब गिर जाता है और मैं इसको मेरे हाथ से पकड़ लेता हूं तो मैं इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, बट अगर मैं मेरा हाथ हटा लूंगा तो ये बल्ब नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक शेयर की प्राइस जब सपोर्ट तोड़ती है तो वो गिर जाती है। तो हम रिटेलर्स फिर से जब सपोर्ट टूटता है तब ये सोच के बाय करते हैं कि चलो मैं ये शेयर बाय कर लूँ, सस्ता मिल रहा है, बट वो सपोर्ट टूट चुका है, वो गिर रहा है। दो बेसिक टर्म्स भी अगर आप सीख लेंगे तो सही जगह पर बाय करने की आप में हिम्मत आ जाएगी। दैट्स व्हाई व्हाट आई थिंक। I think the biggest problem, I mean, why that happens is, you're buying and the stock comes down, and you sell and the stock moves up. I think the biggest issue is that people only look for tips. सबको tips चाहिए. No one wants to do any hard work. So that was one of our questions. That was to come. Yeah. Yes, sir. No, because even when people ask me, what should you buy? What is the tip? Once I tell them that this is a stock to be bought and this is the target price, Mike. yeah, this is the stock to be bought and this is the target price, they listen to it and they disappear. They don't even want to know why. What is the logic? I think that is very important for investors to understand as to why you're buying this stock, so that at least when things go wrong, at least you know, you're aware as to what to do. You're not completely blind. It's not a blind game. And one more thing I would like to also mention out here is that in the stock markets, there is no one size which fits all. What may work for me may not really work for you, because your chemistry is different, my chemistry is different. So, you surely require an advisor. Just like Sumit ji said, yes, advisor is required. But advisor cannot tell you कि ये करो और वो करो. Advisor can guide you. You need to find your way. You need to find your way. पहले तो सभी को थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, विजेंद्र भाई आपको स्पेशली। मैं सुमित भाई को एग्री करता हूँ कि देखिए कोई भी काम अगर हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है तो एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं शेयर मार्केट बहुत आसान है, भाई मैं 2 दिन में सीख जाऊँगा, जो किसी ने 20 साल में 30 साल में काम किया है। तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम स्टॉक मार्केट का ही है, क्योंकि हमको पता नहीं होता 6 महीने में स्टॉक चलेगा, 1 साल में चलेगा, कभी कभी स्टॉक चलता भी नहीं, क्लाइंट तो गाली भी देखे जाता है कि अरे यार तूने क्या दिलाया। मेरा एक ही मानना है कि देखिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, सुमित जी को तो मैं चैनल पे देखता हूँ, हम को पैनलिस्ट होते हैं, ये बहुत जल्दी रिटर्न देते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग उनको करते हैं। हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो है, बट मैंने मेरे 30 साल में देखा है कि सर आप सिर्फ धंधा जो कंपनी चलाती है ना वो सिर्फ देखिए और प्रमोटर देखिए। हम प्रमोटर को मिलते हैं, आधे घंटे की मीटिंग में हमको पता चलता है कि पानी कितना है, यानी प्रमोटर सही में हमको कुछ सच बता रहे या आज उल्लू बनाने वाले प्रमोटर बहुत है। एक एग्जांपल, अभी ये लोग बातें कर रही थी सारी फिनटेक कंपनीज़ की, जोमेटो की, फिर आपकी नायका की, पॉलिसी बाजार की। मैं आपको बोलता हूँ सारा पैसा प्रमोटर ने और इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कमाया, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत लुटाया, और अभी भी बहुत वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। तो सिंपली किसी को सुनने के बाद टीवी पे या किसी को भी डोंट बिलीव ऑन फेस वैल्यू, थोड़ा सा अपना खुद की पढ़ाई करिए। मैं यही कहूँगा कि आज इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। हमारे ज़माने में तो मुझे याद है 92 में तो कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग हैं सुमित, बट एक बीएससी की डायरेक्टरी आया करती थी, तो वो अभी बंद हो गई। अभी तो इंटरनेट पे आपको जो कंपनी चाहिए तो आधा 1 घंटा थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको मास्टरी करने में, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तब आप समझ जाओगे कि इसमें कितनी असलियत है। क्योंकि आजकल तो बहुत स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम बहुत लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात टाइम और पेशेंस दे दीजिए,
मेरे ख्याल से अगर 2-3 साल का टाइम फ्रेम लेके आप काम करते हो तो मोटा पैसा बनेगा। इनफैक्ट राहुल जी को मैं सुन रहा था, वो पर कह रहे थे कि 15% 3 महीने में 4 महीने में। फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं स्टॉक खरीदता हूँ ना, मैं 15-20% के लिए नहीं खरीदता। हमारा पेट काफ़ी बड़ा है, तो हम कम से कम 2-3 गुना पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में एंटर करते, क्योंकि 15% से मेरा क्या होगा। तो जो लोग 15% के लिए करना चाहते हैं वो ज़रूर राहुल जी को फॉलो करें, बट अपना हर एक का नज़रिया है भाई। हम तो कम से कम शेयर लेते तो 2 या 3 गुना पैसा करके ही निकलते, और वहीं पे बड़ा पैसा है। आपको आपकी जो एपेटाइट है ना वो थोड़ी बड़ी रखनी, कम से कम 100 रुपये में से 20 रुपये ऐसा रखो कि 3 साल में यार 3 गुना हो जाएगा, तो तभी स्टॉक मार्केट आपके लिए रेलेवेंट है। 10% 15% से आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। But in that case, the most important ingredient is patience. यदि आपको patience नहीं है, तो then you should look at 15-20% returns and quick sort of roll. अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर मार्केट का पेशेंट बनना पड़ेगा। सिर्फ निफ्टी की बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स में अबाउट एब्सोल्यूट टर्म में 210% रिटर्न दिया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली एब्सोल्यूट टर्म में अगर डिवाइड करें तो 20% रिटर्न। आपने कुछ नहीं करना था, जैसे सुमित जी ने, अमरीश जी ने, सबने बोला, गौरशंकर जी ने बोला, रांका जी ने बोला कि बाय, जैसे इवन मोतीलाल जी का टाइटल है बाय राइट सिट टाइट, बट मैं उसको थोड़ा और राइट कौन है या राइट क्या है ये बहुत जानना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप इंडेक्स फंड्स की भी बात कर लो, जहाँ पे हम एक पैसिव इन्वेस्टर हो, जहाँ पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर इनटू प्रैक्टिस, बट इवन इफ यू होल्ड इंडेक्स फंड दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। सो आई थिंक दे आर बेटर देन एफडी रिटर्न्स, दे आर बेटर देन एनी टैक्स फ्री रिटर्न्स, और एटलीस्ट ट्वाइस है विदाउट मच रिस्क। सो आई थिंक अगर और रिस्क ऐड कर लो और आप हेजिंग जानना चालू करो, ऑप्शंस में आना चालू करो, तो द रिटर्न्स आर अनलिमिटेड। So my first question is for Sumit ji. Equity markets in this decade, bullish or bearish? मेन क्वेश्चन। सी 2010 हो, 2030 हो या 2050 हो, लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज होती है, तेजी। सो मार्केट्स आर बुलिश इन एनी केस। समझना है तो ये समझना है करेक्शन कब आएगा, बेरिश मूव कब आएगा। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि करेक्टिव मूव कब आने वाला है, किस टाइम होराइजन में आने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज यू शुड नो वेयर टू बुक योर प्रॉफिट्स। बाय सब कर सकते हैं, बट बुक कहां करना है वो होता नहीं है। 100 में से 90 लोग तेजी करना जानते हैं, तेजी करते हैं और तेजी ही करते हैं। अगर उनको एग्जिट के लिए बोलो, मेरे से बिकता नहीं है। 100 की ली हुई चीज अगर 200 हो जाएगी तो लालच आता है 300 का, 400 का। सी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट। यू शुड नो व्हेन एंड वेयर टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड वेयर टू अगेन एवरेज और री एंटर इन द मार्केट। सो एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, मार्केट्स में तेजी है। ये जो डेकेड है इसके सिर्फ अभी 2 साल खत्म हुए हैं। वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ दिसंबर, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर। 2 साल के अंदर हमने मार्केट 7,500 के लेवल से वी आर सीइंग एट अराउंड 18,000 आप सब मार्केट से देखते हो, 18,400-500 के आसपास हम आ चुके हैं। यानी 2 साल के अंदर इस दशक के हम इतनी तेजी देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि 2030 आते आते क्या होगा। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म निवेशक बनना है, you should always invest when the market gives correction, when the market falls, and you should always buy good and quality stocks for a longer time horizon. एक फ्रेज भी आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ये तो लाइफ का एक फ्रेज है, ठीक है। शेयर मार्केट में एक फ्रेज ले लेते हैं, फॉल इज टेम्पररी, फॉल इज टेम्पररी, तेजी इज परमानेंट। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 30 साल का, 40 साल का, ओवरऑल तेजी ही चलती है। और एक मार्केट में, सोशल मीडिया पे एक लाइन और चल रही है कि इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। सो बॉटम लाइन, मार्केट्स आर बुलिश। यू शुड नो व्हेन, वेयर, व्हाट टू बाय। हर सेक्टर का, हर चीज का एक साइकिल है, एक टाइम है,
उस टाइम में अगर आप उस चीज में एंटर करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक मनी। एट प्रेजेंट बहुत सारे सेक्टर मार्केट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तेजी में चल रही है, और ये जो टाइम है आने वाले 10 साल या 15 साल का, ये टाइम हो सकता है रिपीट हो या नहीं हो, आई डोंट नो, बट पिछले कुछ सालों में या पिछले 10-20 सालों में जो आपने टाइम देखा है, उससे बढ़िया टाइम ये 10 से 20 साल का या 15 साल का पीरियड होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, आप लोग 10 साल 15 साल 20 साल बाद याद करोगे कि हमने ये रैली मिस कर दी। डोंट मिस दिस रैली, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिमेंडस रैली, और आने वाले 10 साल के अंदर तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। सुमित ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि लोग 3 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पीपल फॉरगेट टू बुक प्रॉफिट। तो जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो, मान लीजिए आपने 100,000 शेयर लिए, भाव डबल हो गया, तो कम से कम 30-40% उसको बेच के अपना जो पुराना होल्डिंग है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, या उसका कॉस्ट कम करिए, उसी से मार्केट में आप सर्वाइव करोगे। तो ये हम फंडामेंटल एनालिसिस में भी करते हैं। हम क्लाइंटों को बोलते हैं 3 साल का टाइम फ्रेम रखिए, लेकिन पैसा जब तक आप कैश फ्लो बैंक में कन्वर्ट नहीं करते तब तक वो सब पेपर प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जैसे इसने कहा सुमित ने कि कोई भी सेक्टर 3 साल 4 साल के लिए चलता ही नहीं है, 6 महीना चलता है, उसके बाद दूसरा सेक्टर, उसके बाद तीसरा सेक्टर। तो जिस तरीके का माहौल अभी बना है, आप ये चल के नहीं सकते कि सीमेंट चल रहा है तो सीमेंट 5 साल के लिए चलेगा, सीमेंट चलने के बाद कोई दूसरा सेक्टर चलेगा, उसके बाद तीसरा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है वो आपके दिमाग में 100% होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका 3 साल के बाद आप वही सिचुएशन पे रहोगे जो आप पहले थे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अविनाश सर, मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मार्केट। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे टेक्निकल लोग 2 है, तो मैं समझता हूँ मेरी तो वैसे भी माइनॉरिटी में मैं हूँ, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो तब डॉक्टर एक ही मेडिसिन सभी को देता है, येस और नो? किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट होता है, आई मीन आप मेरे को बताओ, सेम मेडिसिन डज द डॉक्टर गिव टू एवरीबडी, हाँ या ना? तो वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक द लेफ्ट आई एंड द राइट आई। हमको ऐसा नहीं कि भाई ये आँख हमको इंपॉर्टेंट है, दूसरी नहीं है। तो एवरी जो भी स्टडी होती है उसमें अपना एक लॉजिक होता है, उसका रिस्क रिवॉर्ड होता है। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने टेक्निकल सीखा नहीं, मैं लास्ट 30 साल से सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन हम बहुत टाइम टेक्निकल एनालिसिस से बात करते हैं, उनसे आइडिया शेयर करते हैं, कभी वो हमसे आइडिया शेयर करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वाले हमसे अच्छे हैं या फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे हैं। देखिए, आपको अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो ऑब्वियसली आपको फंडामेंटल एनालिसिस की यूज़ करनी है, कम से कम 3-4 साल का आपको वेल्थ पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो, कॉन्ट्रा हो, तो आप इवन यू कैन गो फॉर टेक्निकल्स, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, कैश के कंपनीज में लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो दोनों फील्ड है ये साथ साथ चलेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि टेक्निकल में थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में पैसा कमाते हो। फंडामेंटल वाला, जैसे मैंने आपको बोला कि वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करता है, उसको बाजार से कोई लेना देना होता नहीं। यार दूसरी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हम लोग शेयर कब खरीदते हैं? अभी इन्होंने, ये लोग काफ़ी टेक्निकल में तो एक्सपर्ट है, ये लोग चार्ट लगातार देखते हैं। आप कभी भी सुमित जी को देखोगे तो वो चार्ट देख के इमीडिएटली बताएंगे रेजिस्टेंस कितना है, डाउन साइड कितना है, अरे इतना हो जाएगा। तो हमारा जो अप्रोच है वो अलग है। हम लोग बिजनेस को देखते हैं, प्रमोटर को देखते हैं, और काफ़ी डेटा पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप कितनी भी बड़ी पिक्चर बनाओ, हमारे धंधे में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोग सीए हैं, तो जब तक कैश फ्लो इस धंधे में नहीं आता है, वो प्रॉफिट का कुछ मतलब नहीं होता है। कोई कंपनी अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसको हम जीरो वैल्यू देते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है। आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जो रियली कैश जनरेटिंग है, कैश फ्लो जनरेटिंग है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाती है, शेयर का भाव बढ़ता भी है, लेकिन अल्टीमेटली कैश फ्लो नहीं है, तो वो 1-2 साल में खत्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो फंडामेंटल्स आपको सिखाती है, और मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरफा आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको टेक्निकल आता है तो फंडामेंटल भी आप थोड़ा बहुत इसमें ऐड करके आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। सो टेक्निकल एंड फंडामेंटल आई थिंक शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, एंड इट विल हेल्प यू ब्रॉडन योर होराइजन। जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसका कभी तो लाभ हमको होता ही है, तो कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जिनको टेक्निकल आता है फंडामेंटल थोड़ा सीखे, और जो हम जैसे लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सुमित जी और राहुल जी से हम भी थोड़ा सीख ले। So I think it is complementary. I don't think it has got anything to do like one science is good and the other science is bad. It all depends on your mindset and temperament. देखो, जो आदमी रिस्क लेना चाहता है, 2 दिन में 3 दिन में पैसा लगाते हैं फ्यूचर में या ऑप्शंस में, किसी लोगों की हिम्मत नहीं होती। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में ही ले लो, भाई उसको कोई कुछ करना ही नहीं है।
आप आराम से बैठो, कुछ भी हो जाए बाजार में भाई अपना कैपिटल सेफ है। जो थोड़े एग्रेसिव है वो टेक्निकल में आ सकते हैं, और जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म काम करना है, रात को अच्छी नींद लेनी है, तो वो फंडामेंटल में जाए। सभी तरीके से आपका वेल्थ बन सकता है, बट हाँ इसमें एक ही है कि जो भी आप काम करो ना, थोड़ा सोच समझ के थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि जैसे वो वीडियो इन्होंने बताया कि भाई आप खुद का अगर कुछ बैटिंग करने को जाओगे तो आपको पता नहीं वो फास्ट बॉल आएगा या स्पिन बॉल आएगा, और पैसा यहाँ पे बाजार में बहुत आसानी से निकल जाता है। सो जो आपका हार्ड एंड मनी है वो आपको प्रिजर्व करके, उसका कैपिटल प्रिजर्व करके रिटर्न चाहिए, तो थोड़ा रिसर्च करिए, बट फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स में दोनों को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आज ऐसा है कि फंडामेंटल वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, टेक्निकल वाले भी अच्छे हैं। सो बोथ आई थिंक साइंसेस हैव टू बी फॉलोड टुगेदर इफ यू वांट टू मेक वेल्थ। I totally agree, sir. आई विल ऐड वन थिंग। शरीर चलाने के लिए हाथ और पैर दोनों जरूरी है। कोई खाली हाथ या खाली पैर से काम चला सकता है? शेयर मार्केट में चलने के लिए या पैसा कमाने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जरूरी है। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने दोनों कवर ही किया था, बट अच्छा हुआ। We'll share that presentation, we'll sir, share that. with your permission. मैं एक दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा विद एवरीवन्स परमिशन। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, लास्ट 10 इयर्स का अबाउट आप डेटा देखो तो अराउंड 500% प्लस रिटर्न दिया है। तो आप बताइए सर, रिलायंस इज नोन टू एवरीवन, ऐसा तो नहीं है कि कोई मल्टी बैगर है, किसी को मालूम नहीं था, आज ही जन्मा है। बट वी डू नॉट हैव द पेशेंस नॉर द परसिवरेंस नॉर द विजन टू होल्ड इट। सो ये बात होती है कि जब आप इन और आउट कर रहे होते हो तो आपको ये समझना है कि प्रॉफिट भी उतना ही होगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म जाते हो, मैं एक और प्रोडक्ट की बात करूँ, एक और स्टॉक की बात करूँ, बजाज फिनसर्व 1500% का रिटर्न दिया लास्ट 10 साल में, जबकि हम रोज जाते हैं कोहिनूर, अपने यहाँ पे क्रोमा में, हर जगह वी सी देम, बट कभी हमने स्टॉक नहीं खरीदा। सो आप एडवाइस आप देखो 10 ईयर्स पे 150% रिटर्न जस्ट एब्सोल्यूट टर्म पे, तो हम कहाँ पर है? वी आर नोवेयर। सो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, तो थोड़ा बहुत हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी दोष जाता है कि हम जो, मैंने एक डायलॉग मूवी में देखा कि रिस्क के साथ इश्क होना ज़रूरी है, तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, और अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम क्लाइंट्स को भी एडवाइस नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर। वी आर द बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग टैक्सेशन एक पार्ट है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारे यहाँ इनबिल्ट है, हमारे ब्लड में है। करेक्ट सर? सो आई थिंक वी शुड लुक एट इट। थैंक यू। So I totally agree here. I would just like to add, even fundamental analysis is not everyone's cup of tea. So as it was earlier discussed, it's better to have a financial advisor even for the fundamental analysis of shares, because there goes एक किस्सा है सर, वो जयेश है मेरा friend, he's the coordinator. So he shared a tip कि Asian Paints का share ले ले, और everybody, all of us consider ourselves as fundamental analysts till we start making losses. तो भाई एशियन पेंट्स का शेयर ले ले। बोला क्यों ले ले, कोई लॉजिक है? बोला नहीं, टिप आया है। तो एशियन पेंट्स का शेयर लेना है तो उसका लॉजिक क्या है? बोला अरे लॉजिक है, लोग गुटखा तो खाते हैं। तो बोला फाइन इनफ, गुटखा खा के करेंगे क्या, मतलब उसका इससे एशियन पेंट से कनेक्शन क्या है? तो बोला गुटखा खाएंगे तो थूकेंगे भी ना, तो थूकेंगे कहाँ पर? दीवारों पर। तो दीवार फिर ठीक करने के लिए पेंट ही तो लगने वाला है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वो फंडामेंटल एनालिसिस उस तरह की काम नहीं आने वाली है कि एशियन पेंट्स इसीलिए खरीदा है कि माणिक चंद बहुत बिक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। So my next question is for Rahul ji. Tell us what are the three important parameters for finding a multi-bagger? जैसे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा, फंडामेंटल्स के लिए आशुतोष जी बहुत अच्छे से आप सबको गाइड कर सकते हैं, अविनाश जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको एक ये चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अपने कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। कंसोलिडेशन फेस मतलब मैं यहाँ पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो 5 साल, 8 साल, 10 साल से अपने कंसोलिडेशन फेस पे चल रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने 500% रिटर्न दिया बराबर, लेकिन वही रिलायंस इंडस्ट्रीज आप 2008 का भाव देखो और सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज का फरवरी 2017 का भाव देखो। आप मेरी बात पर ध्यान से फोकस करना। ये एक अगेन फिर कॉन्सेप्ट पर आता हूं,
बात यह है कि ऐसा स्टॉक जो 2008 में 580 में बिक रहा था, वेरी गुड, उसके बाद 2011 में 580 में बिक रहा था, वेरी गुड, वो स्टॉक 2015 में भी एक 580 में बिक रहा था और 2017 में भी 580 में बिक रहा था। इसका मतलब क्या है? 10 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज 580 रुपए में बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे। अचानक से फरवरी 2017 फेब 2017 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस 580 से 620 हो गया। कोई बता सकता है कारण? फेब 2017 में 580 से 620 हो गया। यस, मोटा भाई ने बोला, क्या बोला? डेटा इज न्यू ऑयल। डेटा इज न्यू ऑयल फॉर देम। जो ऑयल बना रहे थे 10 साल से, अब वो डेटा बनाएंगे। और टेक्निकल पैरामीटर पर बात करूं तो ऐसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऐसे सारे स्टॉक्स जो 10 साल से किसी एक भाव को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे शेयर जो 10 साल से किसी एक भाव को तोड़ नहीं पा रहे हैं, और जब वो भाव तोड़ते हैं तो 10 में से 7 शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। अब आप मल्टी बैगर मतलब, मैं अगेन 20%, 40%, 50%, 80%, 100% की भी बात नहीं कर रहा हूं। 580 का रिलायंस इंडस्ट्रीज फेब 2017 में जैसे ही मोटा भाई ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग जियो लॉन्च करेंगे, उसी दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 18% मुंह ऊपर करके एक वीक के अंदर 620 गया। और आज फेब 2017 से लेके आज तक रिलायंस का भाव 2500 रुपए है, फिर से 580 का भाव नहीं आया। 10 साल का कंसोलिडेशन आपको नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा कोई शेयर जो 10 साल से एक ही रेंज में है, और अगर फिर जब वो ऊपर जाता है तो ऑनेस्टली हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि ये किस लिए ऊपर जा रहा है। वो हम लोगों को 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद मालूम पड़ता है। अनदर एग्जाम्पल, घर पर जाकर चेक करना, टिप्स इंडस्ट्रीज, वो कैसेट देखी होगी ना, 90s वालों ने तो 80s वालों ने की कैसेट आती थी, हम लोग देखते थे। टिप्स इंडस्ट्रीज करके एक शेयर है, उसका 180 रुपए का भाव हुआ करता था सन 2002 में। 180 रुपए का भाव हुआ करता था सन 2002 में। वही 180 रुपए का भाव आया 2004 में, वही 180 का भाव आया 2012 में, वही 180 का भाव आया 2018 में, और वही 180 का भाव आया अगस्त 2020 में। एक ऐसा शेयर जो 20 साल से कोशिश कर रहा है कि मुझे 180 को तोड़ के ऊपर जाना है। एक मास्क की वैल्यू समझते हो आप? एक मास्क जो 2 रुपए का हुआ करता था 20 साल से, कनेक्ट कर लेना, लाइफ चेंज हो जाएगी। टेक्निकल पैरामीटर पे 5 गुना स्टॉक रिटर्न की बात कर रहा हूं। एक मास्क जो 10 साल से नहीं 20 साल से 2 रुपए में बिकता था, 2 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 में बिकता था। 2000 सन से लेके 2020 तक वो 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया में बिकता था। फाइनली मार्च 2020 में कोविड आया तो एक ऐसा मास्क जो 2 रुपए में बिकता था वो 3 में, 5 में, 10 में बिकने लगा। तो बोलना क्या चाहते हो? बोलना ये चाहता हूं कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है। और हमारे पास, सबके पास इतना टाइम नहीं कि एक एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है जाके चेक करें। 10 साल से ज्यादा अगर कोई एक प्रोडक्ट उसकी भाव तोड़ने का इंतजार करता है और जब वो फाइनली तोड़ता है तो उसकी तेजी रुकती नहीं। ये सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं, टिप्स इंडस्ट्रीज 180 अगस्त 2020 में तोड़ा, अगस्त 2020 में 180 तोड़ा। 2000 जनवरी 21 का भाव क्या था मालूम है आपको किसी को? 2200 रुपए। सोयाबीन सुना है? सोयाबीन, सोयाबीन की भाव 3500, 4000, 3500, 4000, 3500, 4000 चलती रहती थी। 8 साल तक ये रेंज में थी। एक फाइनली मंथ आया जब सोयाबीन ने 4000 का लेवल तोड़ा। 10 साल बाद 10,000 पे जाके सोयाबीन रुकी थी। 31,000 का सोना में भी ऐसा ही हुआ था, 53,000 पे जाके सोना रुका था। अगर आपको मल्टीबैगर ढूंढना है तो डेफिनेटली आप फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं। बट मैं टेक्निकल पर्सन, मेरा मानना यह है कि अगर किसी स्टॉक में वेल्थ क्रिएशन होगी और मल्टीबैगर बनना है तो जरूरी नहीं है कि वो 10 साल का लेवल तोड़ेगा तो मल्टीबैगर बनेगा, नहीं। बट अगर 10 साल का लेवल तोड़ रहा है और उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो 10 में से 6 स्टॉक ऐसे होंगे जहां आप डबल जा सकते हो। रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूं, अनंत राज लिमिटेड, ऐसी कंपनी जो रियल स्टेट में थी। 80 रुपए का भाव 10 साल से नहीं टूटा था, अभी 3 महीने पहले 80 रुपए का भाव टूटा, शेयर का भाव हो गया है 115। और अब मार्केट में न्यूज आती है कि अनंत राज डेटा सेंटर्स ओपन कर रहा है, ट्रिगर फॉर कंपनी। 180 पर टिप्स की न्यूज नहीं आई थी कि उसका टाइप होगा फेसबुक के साथ,
480 पर जब टिप्स हो गया था तब उसका टाई अप हुआ था फेसबुक के साथ। मोरपेन लैब्स करके एक कंपनी है, मालूम है क्या करती है? ऑक्सीमीटर यूज कर रहे थे कब? कोविड में मोरपेन लैब्स बनाती थी ऑक्सीमीटर। वो ऑक्सीमीटर सबसे ज्यादा यूज हुए सेकेंड वेव में, लेकिन फर्स्ट वेव में मोरपेन लैब्स ने 35 रुपए का 10 साल का लेवल तोड़ा था और 110 तक का हाई बना के आया था। दैट्स द माय कॉन्सेप्ट। 10 साल का अगर लेवल तोड़ रहा है तो ऑनेस्टली 10 में से 6 स्टॉक में आप मिरेकल करके अच्छा रिटर्न अपना सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So my next question is for Ambarish Paliga, sir. Sir, small case, how does it this product helps to investors? A small case is basically a concentrated portfolio with a specific theme. So basically, if people can like look at the small case, understand what the theme is, and if they like that theme, they can buy that. Because I'll just give you an example of the small cases which I run. I run 2 small cases which is called Underdogs Will Also Shine Sometime. And in fact, these 2 small cases, I mean, one I had launched in about 2 years back, and that's given about 48% CAGR, which means nearly doubled in less than 2 years. The second one I had launched in August, about 4 months now, and that's given about 20-22% sort of return, flat return right now. So basically, this is meant for people who possibly cannot afford a portfolio management scheme because they have to invest at least 50 lakhs plus out there. Whereas in small cases, I mean, at least in my schemes, I suggest that one should be investing at least 4 to 5 lakhs. Because although the minimum amount could be 10,000 or 20,000, but then I mean, again, you need to see as to what sort of fees you're paying. You cannot be paying 10,000 rupees fees and putting 20,000 rupees in the small case. It doesn't work. So typically, the fee should not be more than 2% of your portfolio. So that's the reason I tell my prospective subscribers that they should be investing at least 4 to 5 lakhs. Thank you, sir. Sir, my question for Sandeep ji. Sir, going back to the clip again, sir. एक डायलॉग था उसके अंदर, रिस्क है तो इश्क है। सर, इश्क का तो संभाल लेंगे, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? गुड क्वेश्चन। आई थिंक एक रिटेल इन्वेस्टर और एक इंस्टीट्यूशन के बीच में भी एक फ़र्क होता है। सी दे हैव अ बिग लार्ज पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स, और एक रिटेल इन्वेस्टर लिमिटेड फंड्स के साथ, कैपिटल के साथ आता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस कैपिटल के साथ वो रिटर्न्स क्रिएट करे। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, आई वुड से, टू एडवाइज अ रिटेल इन्वेस्टर वर्सेज अ इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इट कम्स विद अ लार्ज कैपिटल। सो अब जो बात हुई कि रिस्क को कैसे, तो देर आर प्रोडक्ट्स टुडे अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। हम ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, तो ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जैसे बोलते हैं ना कि इफ़ यू यूज़ इट इन द राइट फॉर्मेट, यू कैन टेक अ हेज फ्रॉम योर रिस्क। एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ कि आपने निफ्टी के कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके पास है पोर्टफोलियो में, 50 स्टॉक्स में से, या आपके पास में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में से। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि यार ये बजट अच्छा होगा या ख़राब, या कोई पर्टिकुलर वॉर सिनेरियो आ गया, या एनी प्रेशराइज जोन में अगर आप आ जाते हो, तो उस सिनेरियो में टू नॉट गेट इनटू अ सिनेरियो वेयर यू वांट टू टेक अ लॉस, यू कैन ऑलवेज हेज योरसेल्फ विद सच प्रोडक्ट्स। सो आज ऑप्शंस एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके थ्रू आप आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। अब इसके लिए थोड़ी लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन इज, बोलते ना, डेरिवेटिव्स इज अ इंस्ट्रूमेंट वेयर विच इज़ लाइक अ वॉर। आप वॉर जोन में जा रहे हो, अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो इट इज़ अ बॉम्ब विच इज कैन एक्सप्लोड ऑन टू यू। सो ये लर्निंग भी हमारे पास में आनी चाहिए। तो रिस्क के साथ इश्क तभी आप कर सकते हो जब आपको मालूम है कि मेरे पास सेफ्टी नॉर्म्स क्या है। आप देखते होंगे आजकल जब बॉम्ब स्क्वाड आता है तो दे वेयर दोज सेफ्टी स्क्वाड्स, वो पूरे गास्केट पहन के जाते हैं और फिर जाके डायरेक्टली बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वी ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली पिक स्टॉक्स at any point of time without understanding where the entry is, where the exit is, where the target is, what is my return perception, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ किसलिए बाजू वाले ने बोल दिया, टीवी में किसी ने बता दिया, ट्विटर पे किसी ने बता दिया, इंस्टाग्राम पे बता दिया, क्योंकि सोशल मीडिया इज बोथ
अ बिग डिवाइडर एंड ऑल्सो अ बिग इन्फ्लुएंसर. सो ये चीज़ हमको समझना है कि बहुत सारे, क्योंकि कैपिटल अपना है, कैपिटल सोशल मीडिया वाले का नहीं है, तो लॉस होगा तो हमको होगा. तो आई वुड ऑलवेज से कि आप आपकी कैपिटल को डिवाइड कीजिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल रिस्क एलोकेशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल एसेट एलोकेशन. मैं अब उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ. वेयर यू कैन डिवाइड आवर एसेट्स इनटू रियल एस्टेट, इक्विटी, गोल्ड, डेट, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, हर चीज़ में आप डिवाइड कर सकते हो. और फिर एंड देयर कुड बी वन इंट्राडे कैपिटल एंड वन लॉन्ग टर्म कैपिटल. सो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ लर्निंग पार्ट आता है, तभी ये रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं. सो आई वुड से दैट टुडे देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अनलिमिटेड रिस्क. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन इमीडिएटली व्हाट यू कॉल इट, मैनेज इट. एंड वंस यू मैनेज इट, आपकी रात की नींद 100% खराब नहीं होगी. और बाकी हर दिन हमारे पास में सुमित जी है, अविनाश जी है, सब लोग हैं, टीम पूरे, अमरीश जी है, रांका जी है, तो ये आपको रोज का रोज तो ज्ञान दे ही देते हैं. बट थोड़ा सा ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों के बीच का अगर फर्क हम समझ ले तो बहुत अच्छा होगा. थैंक यू. Thank you, sir. I just received a message from Akash ji, Ritu madam's husband. I stand corrected, sir. Risk manage करना भी मुश्किल है, and he says कि इश्क मैनेज करना भी मुश्किल पड़ रहा है. Due to time constraint, we limit the answer time to 1 minute. So my next question is for Sumit sir. Commodities, a good investment for this decade? Gold, silver? Yeah, see, we have 4 asset classes: equities, commodities, real estate, fixed deposit. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि डेकेड के अंदर या आने वाले कुछ सालों में इक्विटी मार्केट्स में तेजी देखने को मिलेगी. रीजन क्या थे उसके? इंटरेस्ट रेट्स इंडिया एंड ग्लोबली एवरीवेयर राइजिंग. वॉर अभी जो चल रहा है, ऐसा वॉर कभी जनरली चलता भी नहीं है. रशिया यूक्रेन, ऐसा लगता है वॉर खत्म होने को तैयार ही नहीं है. सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोइंग ऑन, इंटरेस्ट रेट हाइक गोइंग ऑन, इन्फ्लेशन गोइंग ऑन. उसके बावजूद इक्विटी मार्केट्स आर मेकिंग न्यू हाई. हम इंडिया की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुस्तान के मार्केट की बात करूंगा. इंडिया मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे है. दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द मार्केट. व्हाई इक्विटी मार्केट्स आर बुलिश. नाउ व्हेन इट कम्स टू कमोडिटीज, इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इफ यू सी, गोल्ड एंड सिल्वर कंसोलिडेट करके ओवरऑल तेजी कर रहे हैं. गोल्ड इज कोटिंग एट अराउंड 55,000. लास्ट 15-20 दिनों के अंदर 5,000 रुपए की गोल्ड में तेजी आई है. सिल्वर इज कोटिंग एट अराउंड 70,000 के पास, यानी लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास सिल्वर आ चुका है. जब इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, फिर कोई क्यों बाय कर रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये सबके दिमाग में आना चाहिए. इंटरेस्ट रेट पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं. नाउ सूनर और लेटर द अपर कैप विल कम, जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाएंगे. राइट? इंटरेस्ट रेट फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तब गोल्ड सिल्वर नहीं गिर रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तब गोल्ड सिल्वर का क्या होगा? आराम से सोचिएगा. सब जो मैरिड है वो घर पे जाके डायलॉग बोलिएगा, तो सबको इमीडिएट गोल्ड सिल्वर की डिमांड आ जाएगी घर से. जिनके नहीं आएगी वो मेरी बात समझिएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग बुल रन इन गोल्ड एंड सिल्वर. ऐसा रन आएगा आने वाले समय के अंदर, जो जिनको अभी लगता है कि 55,000 गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा है, 70,000 सिल्वर का भाव बहुत ज्यादा है, तो जो आने वाले समय में भाव होंगे उसको देख के आप क्या बोलेंगे? भाव में अभी कोट नहीं करना चाहता, टारगेट्स में अभी देना नहीं चाहता, क्योंकि टारगेट्स देने के बाद फिर वो छप जाते हैं कि ये टारगेट तो अभी आना ही चाहिए. एंड पेशेंस लेवल इज शॉर्ट, तो सबको चाहिए बहुत जल्दी आए. तो हम 6 महीने, साल, 1.5 साल की बात नहीं करते हैं, हम एक डेकेड की बात करते हैं, हम 15 साल की बात करते हैं. तो अगर 5, 10 और 15 साल की अगर आप बात करोगे, गोल्ड एंड सिल्वर में ऐसी तेजी बनेगी कि आप लोग को जो ये भाव दिख रहे हैं, ये इससे कितने एक्स हो जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते. बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि गोल्ड सिल्वर में ऐसी तेजी आती है क्या? आज से 10 साल पहले या 12-13 साल पहले चांदी के भाव होते थे, 1 मिनट से ज्यादा हो गया 30 सेकेंड और चांदी के भाव 9,000 8,000 के आसपास चलते थे. वहां से वन वे रैली आई, 75,000 तक का हाई लगा. उसके बाद करेक्शन आके 20,000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ.
Now after a period of 10-11 years, we are again seeing these levels and अभी सिनेरियो इज डिफरेंट. वो टाइम का सिनेरियो और ये टाइम का सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट. जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होता है और फिर रेट में जब फॉल आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स फिर कमोडिटी मार्केट्स ये दोनों में तेजी आती है. इसके लिए आई एम बुलिश ऑन बोथ द एसेट क्लासेस. Thank you, sir. सर अपने लाइफ में एक बार देखने मिल जाना चाहिए. सेंसेक्स बोला आपने? सेंसेक्स तो सर जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, 10,000 पॉइंट ही बचा है. तो हो सकता है आपको अभी टाइमलाइन तो नहीं बताता मैं, लेकिन बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा. To Avinash sir, sector investing like rail sector, banking versus company specific investing like IRCTC, SBI. देखिए पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी सेक्टर का आजकल लाइफ बहुत कम होता है. तो अगर आपको लगता है कि भाई 3 साल 4 साल एक सेक्टर चलेगा उसके बाद चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है. तो अभी मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है, अभी सभी को पता है यूएस यूरोप में क्या प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है. मेरे ख्याल से अगले साल अगर गैस मिलता नहीं है यूरोप को तो बहुत प्रॉब्लम होगी. आईटी, उसके बाद मेटल, उसके बाद फार्मा के एक्सपोर्ट्स, जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट से कनेक्टेड है उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करिए. इनफैक्ट आईटी में हो सकता है कि आपको और सस्ता मिले, बट जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है जैसे कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, सीमेंट है, उसके बाद ऑटोमोबाइल है, कंपोनेंट्स है, स्पेशलिटी केमिकल है, और जो डोमेस्टिक फोकस वाली कंपनियाँ हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे इंडिया में बनाती है, ऐसी कंपनीज़ को ज़रूर देखिए. और मैं राहुल को ऐड करना चाहता हूँ, उनको एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला था कि मल्टी बैगर कहाँ से आते हैं. देखिए सिंपल चीज़ है, जो कंपनी कर्जा मुक्त है या जो नेट कैश है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है जो सभी लोग आप देख सकते हो. दूसरी बात, जो कंपनी मिनिमम 18-20% की ROE जनरेट करती है उसका मतलब कंपनी कैश जनरेटिंग है. और सबसे बड़ी बात अर्निंग्स ग्रोथ, यानी हम EPS ग्रोथ बोलते हैं. जो कंपनी EPS ग्रोथ 2 साल या 3 साल में डबल करती है, ऐसी कंपनीज को 40, 50, 60 का PE मल्टीपल में मिलता है. तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं. यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पढ़ लो, प्रीवियस 3-4 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो, तो पैसा बन सकता है. और ये जो सेक्टरल अप्रोच है ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो प्योरली सेक्टर से मिलेगी. कभी कभी हम मिड कैप कंपनीज़ को मिलते हैं, छोटी कंपनीज़ को मिलते हैं जो बेसिकली इंडेक्स से उनका कोई लेना देना होता नहीं है, सेक्टर से भी कोई होना नहीं, क्योंकि बहुत छोटे प्लेयर होते हैं. लेकिन वहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है. तो दोनों तरफा चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि आपको आपके कान और आँख खुले रखने हैं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल रोज़ आता है, हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं. तो आई थिंक सेक्टर इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी स्पेसिफिक भी अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो उसको इग्नोर मत करें. Thank you, sir. Sir, my next question is for Ambarish, sir. Sir, what does budget hold for markets? Again, budget nowadays doesn't have the same sort of effect what it was 10, 15 years back. Because today a lot of announcements come outside the budget. So anyways, this budget, I really don't expect it to be a dream budget, although it will be the full-fledged budget before elections, because the elections are due in 24 May. So 24 का जो budget होगा, that will be slightly restricted. So this will be the full-fledged budget. Again, people from the market are expecting some sort of tinkering to be done, rationalization of capital gains, which I don't think will happen. Basically because last 2-3 years, people have made tons of money. So when you have made so much of gains, so it's quite natural that you need to pay taxes. And market also is in a good shape. So there is absolutely no reason for them to tinker or reduce the capital gains taxes. That I don't expect it to happen. But because of COVID, there was a lot of issues with the middle class people. So I expect some tinkering with the tax rates. So we could possibly see the slabs going up, exemption slabs going up, and the deductions also could possibly increase. So that's what I expect. And I think this should cheer the markets. But like I said, whatever good is there in the budget cheers the markets for 2-3 days and then it's forgotten. Thank you, sir. Sir, our next question is for Raka ji. Sir, algo trading जो कॉन्सेप्ट है, हाउ मच इज इट रेलेवेंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स? अल्गो ट्रेडिंग अगर आप बोला जाए तो एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है जिसमें आपने कुछ फार्मूला बनाया,
वो फॉर्मूला के बेसिस पे आपको लगता है कि यहाँ से मूव आ सकता है तो आपने सिस्टम बना लिया, बट कहीं ना कहीं जो आपकी मैनुअल रीडिंग होती है उसको अल्गो बीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन इक्वल्स टू लो। आज का जैसे ही बाजार खुला, ओपन और लो अगर सेम है तो ये स्टॉक में आज इंट्राडे तेजी दिख सकती है। तो कई सिस्टम ऐसा फॉर्मेट बना देते हैं कि चलो जहाँ जहाँ पे भी ओपन और लो सेम होगा हम लोग ट्रेड कर लेंगे। तो सिस्टम को ये नहीं मालूम है कि आज ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आज ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड क्या है। आपका अल्गो ट्रेडिंग एक सिस्टम बना लेगा, वो बोल देगा ओपन और लो सेम है, वो ऑटोमेटिक बाय कर लेगा। बट वहीं पर अगर आप देखें तो ओपन और लो सेम था स्टॉक में तो तेजी बनती थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपकी निफ्टी, आपका सेंसेक्स, आपकी बैंक निफ्टी जो नीचे गिर रही है। एक अल्गो ट्रेडिंग बेसिकली जो क्विक ट्रेडिंग के लिए यूज़ करी जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करी जाती है, स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करी जाती है, फटाफट लेके फटाफट बेचना। बट वो फटाफट लेने और देने में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि जब आप एक दिन की ट्रेडिंग करते हो तो आपको ओवरऑल जिस सेक्टर का आप स्टॉक बाय कर रहे हो क्या वो सेक्टर भी तेजी में है, क्या इंडेक्स भी तेजी में है, तो ये चीज़ें अल्गो सिस्टम फॉलो नहीं कर पाता। तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो अगर नेट पे 2-3 चीज़ें पढ़ ली, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपन लो सेम है, मैं सिस्टम बना देता हूँ और ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे, आप हमेशा पैसा गंवाएंगे क्योंकि आप आज के निफ्टी के ट्रेंड के अगेंस्ट है। परसों देखोगे निफ्टी 300 पॉइंट डाउन थी, उस 300 पॉइंट डाउन में इनिशियली शुरू के 15 मिनट न जाने ऐसे के स्टॉक थे जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। सिस्टम को मालूम नहीं है कि निफ्टी डाउन है और स्ट्रेंथ है, सिस्टम बाय कर लेगा अल्गो कि चलो बाय कर लेते हैं, बट ओवरऑल मार्केट डाउन है। तो आप एक ऐसे एस्केलेटर पे खड़े हो गए हो जाके जो नीचे आ रहा है लेकिन आप उसमें ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ट्रेंड के साथ जाना है तो आपको मैन्युअली करना होगा ज़्यादा बेटर। और स्मॉल रिटेलर्स ट्रेडर्स के लिए आई नेवर सजेस्ट टू गो फॉर अल्गो। Sir, public participation is still low in stock markets. How do you see this in future? हाँ, ये बहुत आई थिंक 2019 में एक डेटा देख रहा था NSDL एंड CDSL का। वी हैड अबाउट 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एंड just अभी recent data shows about 10 crore demat accounts, both NSDL and CDSL added together. It's about 3.5 crores on NSDL and about 7.5 crores on CDSL. So अगर पार्टिसिपेशन दिखता है, पर अगर इसमें भी आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर जो भी डेटा है ये ज़्यादातर IPOs के लिए ओपन हुआ हुआ डेटा है। सो इसको अगर हम रिसेंट डेटा पे जाते हैं, ब्रोकिंग हाउस की डेटा के ऊपर जाते हैं, तो नॉट लेस देन 50 लाख इन्वेस्टर्स है जो एक्चुअली एक्टिव ट्रेडर्स हैं, और जिसमें से 5 लाख लोग हैं जो एक्चुअली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। ये ऑफिशियल डेटा है फ्रॉम द ब्रोकिंग हाउसेस, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ एनमी ऑल्सो, तो वहाँ डेटा आते रहता है। सो आप मीन्स अगर आप ये सोच सकते हो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में वी आर लेस देन इवन 1% टुडे, वेर US इज़ अबाउट 60%, चाइना इज़ अबाउट 40-45%। सो बहुत मतलब हम लोग अंडर यूटिलाइज्ड है हमारी। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी से ही बात कर रहे हैं कि कितने लोग हम अपने सन एंड डॉटर्स को मार्केट में भेज रहे हैं। सो अपने ब्लड में है फिनेंस, बट हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कितने हम हमारे क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि आप आज देख लो कि आप इंश्योरेंस में 2% रिटर्न मिल रहा है, फिर भी हम वहीं पैसा डाल रहे हैं, वही आपके मनी बैग, वही एंडोमेंट सब कुछ कर रहे हैं। 7.5% PPF में डाल रहे हो, 6%, 5% आप FDs में डाल रहे हो। रियल एस्टेट रिटर्न लास्ट 5 years में नेगेटिव था। तो आप मतलब, और अगर आप रियल एस्टेट की रेंटल यील्ड देख लो तो 2% यील्ड आती है आपको ऑन द रेजिडेंशियल एसेट्स। तो आप इन्फ्लेशन जो 10% है उसको आप कहाँ बीट करोगे? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड से आपका वही क्वेश्चन ये कि भाई पार्टिसिपेशन इसलिए लो है क्योंकि हम वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि वी डू नॉट प्रमोट आवर सेल्फ, वी आर नॉट रेडी टू रिस्क आवर सेल्फ, एंड ऑल्सो वी आर नॉट रेडी टू लर्न। सो जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक आई थिंक ये पार्टिसिपेशन लो रहेगा। गवर्नमेंट चाहती है अंडर द आत्मनिर्भर भारत, अंडर द शिक्षा प्रोग्राम के आप स्किल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ो, बट आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस लैक्यूने इन आवर लर्निंग। मेरी एक जगह बात हो रही थी कि 10th स्टैंडर्ड, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ कि अंदर 10th स्टैंडर्ड वी शुड इंट्रोड्यूस फिनेंशियल मार्केट्स। तो जब तक फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे इंक्लूसिवली आएंगे नहीं तब तक ये पार्टिसिपेशन लो रहेगा। और आई थिंक अभी SIP जरूर बढ़ रही है, बट आई थिंक ये डायरेक्ट इक्विटी अभी भी आई थिंक इज अ लॉट टू से। थैंक यू। Thank you, sir. So my next question is for Sumit ji. Sir, new IPO, do you look as a good investment? Like Paytm, Zomato, Nykaa, सिर्फ पेटीएम का काम है डिस्काउंट देना, cashback. और ATM से पैसा आता है, पेटीएम से पैसा जाता है।
So I feel, see, these new IPOs or new generation IPOs, we should look at the fundamentals, balance sheet and the valuation. इतना जल्दी इनमें इन्वेस्ट करना इज नॉट अ राइट डिसीजन. थिंग्स टेक टाइम टू शेप अप. इनमें बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्राइस मूव आया, सो दिस हैज़ टू हैपन. जो इनके साथ हो रहा है, जोमेटो का काम है डिलीवरी देना, तो स्टॉक के अंदर डिलीवरी देनी ही चाहिए, लेनी नहीं चाहिए. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कोरिलेट हो रही है ऑटोमेटिक. मैं कर नहीं रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिक हो रही है इनके काम के साथ, इनके नाम के साथ. सो आई थिंक ये सब स्टॉक से एक बार फिलहाल दूर रहना चाहिए. अभी भी ऐसा कुछ बेस बनता हुआ दिख नहीं रहा है, एंड बैलेंस शीट भी सुधरते हुए दिख नहीं रही है. प्रॉफिट्स अभी भी है नहीं है, तो जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर बड़ा मूव तो एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं कर सकते. वॉलेटिलिटी कैन कीप कमिंग इन. न्यूज़ पे बाउंस बैक जरूर आएंगे. बाउंस बैक इन स्टॉक्स के अंदर इतना फॉल है तो 10%, 20%, 25% का भी आ सकता है. बट आई फील इट्स टाइम टू वेट एंड वॉच. दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स एट प्रेजेंट. Thank you so much, sir. Next question is for Amrish, sir. Sir, SIP in mutual funds or SIP in markets directly? So, which policy would work better in the long term? See, mutual funds are being handled by fund managers. So those who want to play absolutely safe, don't want to spend too much of time studying the market, I think mutual fund SIP is the safest option. But those who can, like I said earlier, those who are able to spend time, understand the stocks they are buying, then I think if you do a concentrated SIP in say 8 or 10 stocks, I think you can make more on this than the mutual funds. My next question is for Avinash, sir. Why are certain big houses still not going for IPOs like Times of India? मुझे लग रहा है कि देखिए वो IPO का टाइम जो होता है वो बेसिकली तेज़ी के बाज़ार में आता है. आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर को पूछिए कि पब्लिक इशू कब करना है, प्रमोटर चाहेगा कि मंदी में कभी IPO करे ही नहीं. और जैसे अभी सुमित ने कहा कि फिनटेक कंपनीज़ में जो भी ये इश्यूज आ गए, तब बाज़ार अच्छा था. 2100 में पेटीएम ने इशू किया, जोमेटो आ गया. तो मैं वही कहूँगा कि बाज़ार में जब भी आप IPO देखोगे ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल. जब बंचिंग होते हैं 10, 12, 15 कंपनीज़ के IPO आते हैं, तभी आपको थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा बच के रहना चाहिए. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम सेकेंडरी मार्केट से बेचते हैं और प्राइमरी मार्केट में अप्लाई करते हैं. किसी के पास कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं होती. और IPO की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अभी टाटा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, उन्होंने बोला है कि अभी वो पब्लिक इशू करेंगे. तो वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS जैसी कंपनी, तो ऐसी कंपनी अगर आती है तो डेफिनेटली आपको मौका देखना चाहिए. बट मोटा मोटी हमने देखा है कि नॉर्मली IPO का मार्केट एक लिस्टिंग गेन वाला गेम होता है. लोग लोन लेके उसमें अप्लाई करते हैं, उसके बाद लिस्टिंग के बाद इमीडिएटली बेचते हैं. तो इस तरीके का जो अप्रोच है वो आपको शायद 90% IPOs में देखने को मिलेगा. जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, या मान लीजिए अभी हल्दीराम आ रहा है बिकाजी के बाद, तो वो भी बहुत अच्छा इशू होगा. लेकिन वही है कि आपको कौन से वैल्यूएशन पे वो दे रहा है. अभी सूला वाइन का IPO हुआ था, कुछ सस्ता में आपको नहीं दे रहा है. ये वैल्यूएशन सबसे पीक वैल्यूएशन है, तो प्रमोटर तो अच्छा पैसा बना रहे. तो ये जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो आप एक बात समझ लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 6 महीने के बाद आपको वही शेयर IPO के प्राइस के नीचे मिलेगा. तो रादर देन बीइंग लिटिल हेस्टी, अगर सिलेक्टिव है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज में शायद ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे, बट कहीं ना कहीं यूफोरिया में कभी भी IPO में मत जाइए. IPO मार्केट डेफिनेटली प्रमोटर के लिए और इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए ही पहले तैयार किया जाता है, और उसके बाद रिटेलर का फ़ायदा होता है. तो आई थिंक IPO में जैसे आपने कहा कि बहुत सारा एक्शन है, बहुत IPOs आ रहे हैं. जो लोग अप्लाई करके थोड़ा बहुत लिस्टिंग कमाते हैं, आई थिंक मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लकी लोग हैं, क्योंकि वैसे तो वो लॉटरी जैसा गेम है, बट ज़्यादातर रिटेल निवेशकों को मिलता ही नहीं है. तो हम अगर छोटे क्वांटिटी में कुछ बिड डालते हैं तो वो पैसा वापस आता है. सो आई थिंक IPO में सिलेक्टिव रहिए, यही मेरा आई वुड सजेस्ट. Thank you so much, sir. Let's move to the final round of this panel discussion. It has been going wonderful so far. 3 minutes to each member. Anything you want to share, and top it up with one advice, stock specific, sector specific, for short term, for long term, if you can. Thank you. सर कहीं से भी शुरू हो जाओ, हमको तो लिखना है बस. Okay. See, whatever advice I wanted to give all of you, I think I said that in my opening remarks. So nothing much to add out there. But since you want a stock-specific talk, I can actually give you one stock, and I'll also tell you why. I think that is most important.
One stock which I've been recommending for a while is Mahindra Holidays. And the reason why I've recommended this is I really love the business model. What does Mahindra Holidays do? They invite members to buy next 25 years holidays. It's a subscription. So typically a member pays about 4 lakhs approximately. Some people pay 3. There are some which, where you pay about 7, 8. So average is say about 4. Every room, we call that key. Every key has 50 weeks. In a year, there are 52 weeks. 2 weeks is for maintenance. There are 50 weeks where they can give it out to members. So 1 week is given to every member. So every room or every key can have 50 members. So 50 members means 50 into 4 lakhs. 2 crores is what they collect upfront. And how much does it cost to build a 5-star hotel room? Not more than 1 crore, typically. And Mahindra is not 5-star. It is a tad bit lower, between 3 and 4 star. So even assuming that they are spending 1 crore to build the room, they still have 1 crore left in the balance sheet. Now, this is not the only thing which they collect. Every year, if you want to remain an active member, you have to pay maintenance fees. So again, they collect 50, from 50 members for each room. So maintenance is taken care of. Now, if you have bought the subscription, if you have paid the maintenance, you'll also go for a holiday. You'll not stay at home. So when you go for a holiday, it is only the room which is covered, nothing else. And most of the resorts are outside the city. So when you go there, you have to have at least 2 meals, not 3 meals, but at least 2 meals in a day you'll have to have out there. You'll be doing a lot of activities, other activities, holiday activities. So you'll be spending on each of these. And there also the margins are huge. Now, this has been now going on for the last 20, 25 years. Now, the big trigger, and that's the reason why I have recommended the stock, is the big trigger is when you buy the membership, it is valid only for 25 years. After that, you don't have any right. So that 25 years is getting over, and the first set of subscribers will be going out, and the asset will become completely free for them, completely free from any liability. And for the same asset, they can again sell it to 50 more members. Every room they can sell it to 50 more members. I think that is the trigger which will come over the next possibly 2 to 3 years, and because of which I think this stock can become a multi-bagger. Superb. Thank you so much. So, Mahindra Holidays, it is. Moving on to Sumit ji, sir. वेल मैं तो ऑलरेडी इतनी देर से बोल चुका हूँ, मेरे तो हर स्पीच में बुलिश ही था, इक्विटी हो कमोडिटी हो, सो उससे आपको आइडिया आ चुका होगा दैट आई एम बुलिश. नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं वन टाइम मील में बिलीव नहीं करता. मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट यू टू फॉलो रिग्रेसली एंड रेगुलरली. तो अगर आज ही एक स्टॉक बता दूंगा तो उससे फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, और एक स्टॉक से फ़ायदा हो भी गया तो उसके आगे क्या. सो उसके लिए आपको हमारे साथ रेगुलरली टच में रहना चाहिए, रेगुलरली फॉलो करना चाहिए. नाउ टू सम अप, I feel in next couple of weeks, in next few months, few sectors can outperform. The one sector that I look after is power sector. Power sector में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी बनेगी. पावर सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कुछ चल रहे हैं, कुछ चले नहीं हैं. सो पावर सेक्टर में आपको जो भी एक अच्छा स्टॉक लगता है, NTPC, टाटा पावर, कौन सा बोला ऐसे स्टॉक्स में आपको रिस्क डिफाइन करना है, खुद समझना है कि आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो. जब इनमें स्टोरी डेवलप होगी, सुजलॉन ये सब स्टॉक्स में, तब ये आउट परफॉर्म करेंगे. मल्टीबैगर भी तभी पता चलेगा. अभी अगर आप चाहते हो तो रिस्क के बेस पे ले सकते हो, बट अभी कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स में, बजट तक या बजट के आने वाले 1-2 महीने तक, आई थिंक पावर सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड. यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड ट्रेड इन पावर स्टॉक. और बाकी और लॉन्ग टर्म के लिए अभी अविनाश जी बताएंगे. और सर अविनाश जी तक, थैंक यू सो मच सर. अविनाश जी तक ट्रेन पहुंचे उससे पहले बीच में एक स्टॉप आ रहा है. ओके राहुल जी का. बेसिकली मैं जितनी भी बात करूँगा लॉजिक से करूँगा. तो मेरा पर्सनल रीज़न जो कि सुमित भाई ने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट है. आने वाले डिकेड में
आप सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी तेजी इंडियन मार्केट को मिलेगी। बट क्या लॉजिक है, 2009 का फॉल, 2008 का फॉल सबको मालूम है, 2008 का फॉल आया था, उसके बाद 18 महीने तक तेजी आई थी, 18 महीने तक तेजी आई, उसके बाद 1 साल का करेक्शन आया और फिर 4 साल की बड़ी तेजी आई थी। इंडियन स्टॉक मार्केट हो या यूएस स्टॉक मार्केट हो, वॉल स्ट्रीट नेवर चेंज, ऐसी एक कोट है। द पॉकेट्स में चेंज, स्टॉक्स में चेंज, सकर्स में चेंज, बट वॉल स्ट्रीट नेवर चेंज। वाई? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर नेवर चेंज। तो 2008 के बाद मार्केट क्रैश हुआ, 18 महीने की तेजी आई, 1 साल का करेक्शन आया, 4 साल की तेजी आई। बात समझो, सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन इस पूरी की जिम्मेदारी गई कोविड को। मार्च 2020 में मार्केट गिरा, उसके बाद एग्जैक्ट 18 महीने की तेजी है। आप घर जाके चेक कर लेना, मार्च 2020 में निफ्टी 7,500 थी, उसके बाद 18,400 गई अक्टूबर 2021 तक, एग्जैक्ट 18 महीने की तेजी, एग्जैक्ट 10 से 11 महीने का करेक्शन, और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है वापस से अभी सितंबर। आपने अगर मिस किया है तो फिर से मिस करना, लेकिन 4 साल की तेजी निफ्टी में आएगी तो उससे लगी हुई इंडेक्स वो बिना तेजी के नहीं रुक सकती, जो कि आप सबको मालूम है। निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी भी चलनी है, और बैंक निफ्टी चलेगी। यही मैं दिवाली से बोल रहा था कि जो मन करे वो बैंक बाय कर लो। ऑनेस्टली आप सबने पिछले 1 महीने में देख लिया कि पीएसयू बैंक्स में क्या हुआ है। यस बैंक भी 12 से अब 22 आ चुका है, 21 आ चुका है, 23 आ चुका है। कोई भी बैंक आप आंख मिच के बाय कर सकते हो आने वाले 3 साल के लिए। प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा फोकस करें, पीएसयू बैंक में भी अगर डिप मिले तो फोकस करें। 1 बैंक्स, बट मेरा हमेशा के लिए सजेशन ये रहता है कि रिटेलर्स को अपना पैसा लीडर्स में डालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। मल्टी बैगर रिटर्न्स मिड कैप्स में मिलेंगे, स्मॉल कैप में मिलेंगे, लेकिन वो मल्टी बैगर्स कमाने के चक्कर में हमारे पास जो पैसा है हम लोग वो भी खो देते हैं। अब लीडर्स में डालो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लीडर्स में जाओ, कम पैसा बनेगा लेकिन पैसा कभी डूबेगा नहीं। एक बैंक बोल रहा हूं, दूसरा बोल रहा हूं फार्मा। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो आपको लगती है और हमको मालूम है कि ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करो जहां कोई भी टच नहीं कर रहा है। अभी ऑरो फार्मा 52 वीक लो, बायोकॉन 52 वीक लो, इप्का लैब्स 52 वीक लो, लुपिन्स नियर बाय 52 वीक लो, डिविस लैब 52 वीक लो। ये अक्यूमुलेशन टाइम है फार्मा सेक्टर में, जो कि इंडेक्स में दिखता है। तो फार्मा के लीडर्स में आप देख सकते हो, जाइडस अच्छा लगता है, ग्लेनमार्क अच्छा लगता है। आप चाहें तो बैंक्स में मिड कैप स्मॉल कैप भी डाल सकते हो, फार्मा में भी ये डाल सकते हो। तो ये दोनों सेक्टर में चाहे पर्टिकुलरली फील अगर बैंकिंग परफॉर्म नहीं करेगा तो मुझे फार्मा बचा लेगा, और फार्मा परफॉर्म करेगा तो इंडेक्स चल रही है तो आई विल बी इन सेफर साइड। एंड थर्ड विच आई लाइक इज टाटा स्टील। बाइंग राइट नाउ, आई सेल ओनली इन 2025, टारगेट 3x। बाइंग राइट नाउ 100 रुपीज 105. अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला था, 10 साल की जब रेंज ब्रेक होती है तो स्टॉक 1-2 गुना में नहीं रुकता, 4-5 गुना रुकता है। टाटा स्टील ने जो अभी लेवल ब्रेक करे है 75 रुपीज़ के आसपास, वो 10 साल की रेंज ब्रेक हुई है, तो ये 4-5 गुने से पहले रुकने वाला नहीं है। फिर भले ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, बट आई पर्सनली फील कि 4-5 गुना यहाँ से टाटा स्टील भी 2025 तक हम लोग को भाव मिल सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक राहुल जी ने बहुत अच्छा कहा कि टाटा स्टील जैसे कमोडिटी शेयर को वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अभी किसी को पसंद नहीं है। मेरे पास 2 शेयर है, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। होटल सेक्टर में आपको ऑब्वियसली क्लोजली वॉच करना है, और यहाँ एक कंपनी है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। ये मेनलैंड चाइना का ब्रांड चलाती है, करीबन 68 रेस्टोरेंट्स हैं। हम इस कंपनी के मैनेजमेंट को मिले थे। इस कंपनी में कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि उनका धंधा ही बैठ गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाउड किचन शुरू किए। क्लाउड किचन यानी जैसे ऑर्डर आती है वो खाना बनाते, तो उससे उनकी मार्जिन्स में बहुत बढ़त आ गई। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट किया था, पहले 6 महीने में 23 के उन्होंने 25 करोड़ बनाए। अक्टूबर टू मार्च हम सभी जानते हैं कि सीज़न होता है होटल्स का, तो हमारा मानना है कि 55-60 करोड़ की प्रॉफिट इस साल आएगी। उसके बाद ये लोग अभी लंदन में उन्होंने एक लॉन्च किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि खाने पीने के जो स्टॉक्स है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। वैल्यूएशन भी 12-13 पी मल्टीपल का है। जो आप इंडियन होटल देखिए, लेमन ट्री देखिए, चैलेट होटल्स देखिए, तो सबसे सस्ता काउंटर, सबसे सस्ता होटल शेयर आपको मिल रहा है डाइन आउट के लिए। तो ये पहला चॉइस रहेगा। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई साल भर रखते हो तो मिनिमम और कुछ नहीं तो कम से कम 50-60% के अपसाइड पॉसिबल। अभी 190-195 का रेट है। और दूसरी कंपनी शायद किसी इस ऑडियंस को शायद पता नहीं होगी, इसमें से मेरे को एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू या स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई जा चुका है? हाँ, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इससे कनेक्टेड है? किसी को नाम है?
हाँ, L&T, अरे यार L&T क्या करेगी उधर भैया? उधर एक कंपनी है जो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी चलाती है, मैं उधर जाके आया हूँ। उसने मैं बोलता हूँ यहाँ पे काफ़ी गुजराती लोग हैं यार, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। क्या बात कर रहा है? अरे यार अडानी क्यों आएगा यार? बीजेपी गवर्नमेंट आई ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है प्रवेग कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। मैंने ये कंपनी 70 रुपये में खरीदी है, अभी भी भाव ऊपर है, 237 है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हॉस्पिटैलिटी का है, लग्जरी टेंट से लोग सेटअप करते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू है उससे कहीं 10 किलोमीटर से उनकी एक लग्जरी टेंट रिसॉर्ट है, 200 टेंट है, दिन का 20,000, दिन का 15,000 रुपये कमाते हैं, लिस्टेड कंपनी है। दूसरा अभी एक बात बता दो, किसी ने रण का पता है, रण जो नॉर्मली नवंबर टू फरवरी, तो यहाँ पे भी इनको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। और सबसे बड़ी बात, अभी वाराणसी में मोदी जी खुद उनका टेंट रिसॉर्ट इनॉग्रेट करने वाले हैं। 200 टेंट वाराणसी में शुरू होने वाले हैं, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद दमन। ये कंपनी मुझे लगती है कि जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, 50% का इबेटा मार्जिन है, 50% का आरओसी है, 37% का आरओई है। और अभी इन्होंने एक प्रेफरेंशियल ऑफर किया था, 60 करोड़ उन्होंने रेज किए 229 रुपये में। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो BSE पे लिस्टेड है, लेकिन अगर कोई 2 साल का व्यू रखता है तो यहाँ से भी डबल हो सकती है। आप ये सारा डेटा स्क्रीनर पे चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे कमिटेड प्रमोटर है, और जो प्रोडक्ट है, आज देखिए, आज आप कोई होटल में जाओगे ना तो कॉन्क्रीट रूम में आप सभी लोग रहते हैं, बट टेंट में रहने का जो मज़ा है वो एक अलग मज़ा है, और पैसा भी अच्छा बन रहा है। सो ये दोनों कंपनीज वॉच करिए, ये थोड़े से अलग है। राहुल जी ने कहा कि आप बड़े कंपनीज में निवेश करिए, सेफ होता है। देखो जैसे इन्होंने कहा रिस्क नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा इस छोटी कंपनीज में डालिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ही बड़ा पैसा बनेगा। L&T, बजाज फाइनेंस में आप 10-15% कमाओगे, लेकिन बड़ा पैसा नहीं। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से। थैंक यू। आई थिंक सभी दिग्गजों ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया, तो मुझे तो लास्ट में थैंक यू ही बोलना था। बट आई जस्ट कंप्लीट, क्योंकि विजेंद्र भाई ने तो छोड़ेंगे नहीं और जाना भी है। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इंडिया देखते हो तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, जैसे सबने बोला, क्योंकि एक तो हमारा डेमोग्राफिक्स, दूसरा हमारा कंजम्पशन, तीसरा हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, एंड फोर्थ वी आर वेरी गुड एट सर्विस सेक्टर। सो आई थिंक ये बहुत सारे चीज़ें मैंने अभी बोली है। माई पर्सनल टेक इज़ इंफ्रा में जिस हिसाब से गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज़ सो कीन, व्हेन आई सी सम ऑफ द मिनिस्टर्स डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन इंफ्रा, जो हाईवेज बन रहे हैं, सुपर हाईवेज बन रहे हैं, सो इंफ्रा एंड जो रेलवेज के लिए काम हो रहा है, तो इंफ्रा इज़ वन सेक्टर विच इंडिया कैन नॉट स्टॉप। एंड सेकेंड इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑलरेडी बताया गया कि उसमें ग्रोथ अभी भी बाकी है। सो फार्मा एंड ये सब सेक्टर्स, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे लास्ट 10 years टू द निफ्टी, तो इसमें तो ग्रोथ आएगी। सेकेंडली PSUs, एंड थर्ड इज इफ यू कैन एक्चुअली लुक एट making baskets, like I remember doing it for my daughter, she's a chartered accountant, and तो उसने मुझे बोला कि डैड I'm not an active investor, तो मैंने उसके लिए बास्केट बनाया ऑफ लॉन्ग टर्म, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, डेट, इस तरह से, एंड गोल्ड। सो अगर आप इस तरह से बास्केट बना सकते हो, वेदर इट इज़ म्यूचुअल फंड्स और इट कुड बी थ्रू डायरेक्ट इक्विटी, वेदर द वे यू वांट टू मैनेज इट, सो ये बहुत अच्छा होगा। बिकॉज एज एक ओवरऑल आपको इंटरनेशनल में भी थोड़ा अपना होना चाहिए, सो एंड गोल्ड में भी होना चाहिए। सो आई थिंक ये मेरा है से विद सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंफ्रा, दीज आर द आई थिंक पिक्स फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, एंड लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Thank you so much to the whole panel for their super valuable inputs and their time and the insights that they gave us, both from macro level and micro level. I request all of you to please appreciate their effort and time with a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir.